लास्ट टाइम हमने फ्लैक्स बॉक्स की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, सही है, जिनका ताल्लुक उस पेरेंट से था। यानी कि हम वो प्रॉपर्टीज हमने लास्ट क्लास में अपनी पढ़ी थी कि जो कि हम सिर्फ पेरेंट पे अप्लाई करते हैं और उसका इम्पैक्ट जो है वो उसके चिल्ड्रन के ऊपर होता है। तो आज की क्लास में हम वो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे जो कि जिन प्रॉपर्टीज को देने से उसके पेरेंट पे नहीं बल्कि इटसेल्फ उस एलिमेंट के ऊपर ही उसका इम्पैक्ट पड़ता है। सही है, तो आज हम इस चीज को स्टार्ट करते हैं। ओके, मैं स्टार्ट कर लूँ। फाइल खोल लेते हैं पहले। डेस्कटॉप पे ओके, ठीक है। उसमें हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि हमने फ्लैक्स बॉक्स में तो पेरेंट की सारी पढ़ ली, डायरेक्शन, फ्लो, कंटेंट, अलाइनमेंट और जस्टिफाइड। सही है। लेकिन हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि हमारे जो चिल्ड्रन होते हैं सिर्फ उन चिल्ड्रन के ऊपर उनका इम्पैक्ट होता है। सही है, तो आज चलो उनको कवर करते हैं। उनमें सबसे पहले हमारे पास एक प्रॉपर्टी है ऑर्डर। सही है, ऑर्डर को समझने के लिए मैं सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ। ये सारी प्रॉपर्टीज भी हटा देते हैं ताकि थोड़ा सा नजर आए। सही है, तो आप लोग देख सकते हो कि स्टार्टिंग में हमारे पास 1 2 3 4 5 6, सही है, सीक्वेंस बिल्कुल सेम है। तो लेट सपोज हमारे पास एक एलिमेंट है जो कि है 1। सही है, यहाँ पे मैं इसको क्लास दे देता हूँ 1। तो ऑर्डर क्या करता है? ऑर्डर बेसिकली हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जिसमें आप अपने चिल्ड्रन को किसी एक पर्टिकुलर ऑर्डर से उठा के उसका ऑर्डर चेंज कर दो। सही है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये 1 है जो कि अभी आ रहा है स्टार्टिंग में। सही है, एक क्लास दे देता हूँ मैं यहाँ पे चेंज ऑर्डर। तो चेंज ऑर्डर तो मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि भाई तुम्हारा जो ऑर्डर है वो है 1। ये आप लोग देख सकते हो कि मेरा 1 उठ के एंड में आ गया। और स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? 2 3 4 5 6। सही है। अच्छा, ऑर्डर 1 का मतलब क्या है? ये बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से हमारे पास जी इंडेक्स चलता था। हम जितना जी इंडेक्स बढ़ाते थे, सही है, उसकी प्रायोरिटी बढ़ती चली आती। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं ना इसको कर देता हूँ, ये ऑर्डर 1 हम इसकी क्लास दे देते हैं। सही है, ताकि आप लोगों का आइडिया हो जाए। ये ऑर्डर 1 हमने एक क्लास दे दी और इसी तरीके से हमने एक क्लास दे दी ऑर्डर 2, जिसका हम ऑर्डर कर देंगे 2। सही है, और ऐसे ही हम एक क्लास बना देते हैं ऑर्डर 3, जिसका हम ऑर्डर कर देंगे 3। सही है भाई। तो हमने जब इस चेंज ऑर्डर 1 की एक क्लास दी तो 1 का ऑर्डर सबसे बढ़ गया, तो वो क्या हो गया? सबसे एंड में आ गया। अब हम एक फॉर एग्जांपल 3 है, 3 को हम क्लास दे देते हैं ऑर्डर 2 की। सही है, तो क्या होगा? 3 उठ के 1 के बाद आ जाएगा। 3 उठ के अब स्टार्टिंग का, और ये सीक्वेंस जो बाकी जिनके बाय डिफॉल्ट ऑर्डर जो है वो 0 होता है। सही है, ये देखो आप लोग देख सकते हो, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है डिफॉल्ट में ऑर्डर की वैल्यू 0 होती है। और आप जितना ऑर्डर बढ़ाते चले जाएंगे उतना ऑर्डर बढ़ता चले जाएगा। इसी तरीके से मैं यहाँ पे 5 है, 5 को मैं दे देता हूँ ऑर्डर, यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ ऑर्डर 3। सही है, तो 5 उठ के 3 के बाद आ जाए। तो ऑर्डर बिल्कुल सिंपल है, आप जितना ऑर्डर बढ़ाते चले जाएंगे उतना ऑर्डर यहाँ पर नहीं, जितना ऑर्डर की वैल्यू बढ़ेगी ना उतना ऑर्डर एंड में उसकी प्रायोरिटी एंड में चलती चली जाएगी। सही है, तो आप जो भी ऑर्डर दोगे वो ऑर्डर आप इस एलिमेंट में सबसे एंड में आके लग जाएगा। आपको मिड वेड में लाना है तो फिर आपको इस तरीके से करना होता है। उसकी टेक्निक ये होती है कि आप दो ऑर्डर की क्लासेस सेट करते हो। सही है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑर्डर 1 और ऑर्डर 2। अब मुझे फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो कोई
सेंटर है, ये 1 है मेरा, सही है। इस 1 को मुझे सेंटर में लाना है। तो हम उसकी टेक्निक ये यूज करते हैं कि हम बाकियों को बोलते हैं कि भाई आप जो हो वो ऑर्डर, ये जैसे फॉर एग्जांपल मुझे 1 को बीच में लाना है ना, तो 1 को बीच में लाने के लिए सबसे पहले मैं इसको बोलूंगा ऑर्डर 1, सही है। तो अब क्या होगा, ये सबसे लास्ट में चले जाएगा। फिर जो बाकी के मेरे होंगे ना, ये जैसे 5 और 6 है, तो मैं इनको ऑर्डर 2 की क्लासेस दे दूंगा, ऐसे कुछ इस तरीके से। तो मेरा 1 जो है वो कुछ इस तरीके से सेंटर में आ जाएगा। अभी क्योंकि 6 आइटम है ना, तो वो सेंटर में आ नहीं सकता, 7 होते तो सेंटर में आ। तो हम ये टेक्निक यूज करते हैं। लेकिन रियल लाइफ में और रियल एक्सपेरिमेंट में ऐसा बहुत रेयर केस होता है कि हमें किसी एलिमेंट को सेंटर में लाना होता है। हमें नॉर्मली स्वाइपिंग ही करनी होती है कि अच्छा, ये रियल लाइफ में यूज कब होता है। रियल लाइफ में यूज इस तरह होता है कि इसकी मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ आप लोगों को। अच्छा, मैं पहले ना यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम देता हूँ, फिर आप लोगों को खुद ही समझ आ जाना चाहिए कि ये रियल लाइफ में किस तरह यूज होता है। आप लोग देखो, जब मैंने फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम किया ना, तो 1 जो है वो स्टार्ट में नहीं आया, उसका ऑर्डर जो है वो, क्योंकि हमने यहाँ पर क्लासेस इसी तरीके से अरेंज की थी कि 5 और 6 जो है वो ऑर्डर 2 है, और 1 जो है ऑर्डर 1 है। तो इनकी प्रायोरिटी ज्यादा थी, तो 1 यहाँ पर आ गया। तो हमें ये रिस्पॉन्सिव में बड़ा हेल्पफुल होता है। बाज औकात कस्टमर्स जो है ना, वो ये करते हैं कि वो डेस्कटॉप का भी डिजाइन भेजते हैं और मोबाइल का अलग से डिजाइन भेजते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर हमारा लोगो लेफ्ट पर आ रहा है, सही है, फिर बीच में सर्च बार आ रहा है, और सर्च बार के बाद हमारे पास नेविगेशन आ रही है, सही है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सही है। तो लेफ्ट पे लोगो आ रहा है, सेंटर में सर्च बार आ रहा है, और राइट साइड पे नेविगेशन आ रही है। और मोबाइल पे जाते हुए क्या होना चाहिए कि लोगो ऊपर आना चाहिए, सर्च बार नीचे आना चाहिए, और नेविगेशन सबसे उसके बाद आनी चाहिए। लेकिन बाज़ औक़ात कस्टमर्स ना उसको चेंज कर देते हैं, नेविगेशन को ऊपर ले जाते हैं, लोगो और सर्च बार को उसके नीचे रख देते हैं, या इस तरीके से कोई भी उसकी उसकी सीक्वेंस चेंज कर देते हैं, सही है। तो सीक्वेंस चेंज करने पे ना बड़ा मसला आता है। तो हम लोग फिर ये टेक्निक यूज करते हैं। पहले तो हम, जब ये फ्लैक्स बॉक्स नहीं था, तो हम लोग क्या करते थे, हम दो दो चीजें बनाते थे कि हाँ, एक को डेस्कटॉप पे ब्लॉक करते थे, फिर मोबाइल पे नन कर देते थे, फिर मोबाइल के लिए हम दूसरा क्या कहते हैं, नेविगेशन बनाते थे, जो जिसको मोबाइल पे हम ब्लॉक करते थे। तो फ्लेक्स बॉक्स से ना हम लोगों को ये आसानी हो गई कि हम फिर ना उसको ऑर्डरिंग से खेल लेते हैं। हम फिर डेस्कटॉप पे फ्लेक्स डायरेक्शन ड्रॉ रखते हैं, मोबाइल पे पे फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम करते हैं, और फिर ऑर्डर से उसका सीक्वेंस चेंज कर लेते हैं। तो हम लोगों को काफी हेल्पफुल होगा। सही है। तो ऑर्डर तो काफी सिंपल था। आई होप इसमें कोई क्वेश्चन नहीं होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं अभी, फिर हम आगे चलते हैं। कोई क्वेश्चन है? सही, ऑर्डर तो सिंपल सा था। ओके, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, फ्लेक्स, ग्रो, श्रिंक और बेसिस, ये तो मैं तो बोलता हूँ, अगर आप लोगों के पास साथ में लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है, तो एटलीस्ट कॉपी पेंसिल लेके जरूर बैठें। सही है। अगर आप लोग मोबाइल से ये लेक्चर ले रहे हैं, तो हम लोगों के लिए कह रहा हूँ कि कॉपी पेंसिल लेके लाजमी बैठें। और इसको जरा गौर से देखिए, क्योंकि ये फ्लेक्स बॉक्स की जड़ है। अगर फ्लेक्स बॉक्स में आपको ये 3 प्रॉपर्टीज के बारे में नहीं समझ में आया, तो आपको फ्लेक्स बॉक्स का कुछ समझ में नहीं आएगा कि फ्लेक्स बॉक्स किस, इससे फ्लेक्सिबल प्रॉपर्टी क्यों कहते हैं, कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी किस तरीके से होती है। सही है। ये लाजमी आप लोग और बड़े गौर से समझिएगा। अच्छा, मैं भी ऑर्डर यहाँ से हटा देता हूँ। और यहाँ पर हम क्लास दे देते हैं 400 पिक्सल की, या थोड़ा सा बढ़ा देते हैं 800 पिक्सल। ये क्लासेस को हम ऑर्डर दे देता हूँ मैं, 1 पिक्सल। आप लोग देख सकते हो, आ,
यहाँ पर मेरा एक कंटेनर है, सही है, जिसकी मैंने विड्थ दी है 800 पिक्सल, सही है, और मेरे पास कुछ चिल्ड्रन है जो कि हैं 6। अच्छा, आप लोग देख सकते हो कि ये अभी ना रिमेनिंग स्पेस बाकी है राइट साइड पे, सही है। वो क्यों बाकी है? क्योंकि अभी हमने चिल्ड्रन को ना एक विड्थ दी हुई है 100 पिक्सल की। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 100 पिक्सल की एक विड्थ दी हुई है। तो अभी लेट्स अज्यूम कि हमारे पास विड्थ नहीं होती, तो इसका बिहेवियर क्या होता? इसका बिहेवियर होता कुछ इस तरीके से कि जितना डेटा है उतने फ्लैक्स बॉक्स में उसकी विड्थ होती है, सही है। इसको इस तरीके से समझे, मैं यहाँ पर फ्लैग डायरेक्शन कॉलम देता हूँ। अच्छा, हम लोग, मैं आप लोगों को एक ही सीक्वेंस समझाऊंगा। कॉलम के केस में आप इसको हमेशा हॉरिजॉन्टली कंसीडर करिएगा। अगर फ्लैग डायरेक्शन कॉलम है तो इसकी हाइट इतनी होगी जितना इसमें डाटा हॉरिजॉन्टल मतलब लाइंस वाइज बढ़ेगा, सही है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख देता हूँ तो इसकी हाइट नहीं बढ़ेगी, इसकी हाइट इतनी रहेगी जब तक कि यहाँ पर ये 2 लाइन में डाटा नहीं चला जाता, सही है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कॉलम और फ्लैक्स डायरेक्शन डॉट की, तो फ्लैक्स डायरेक्शन में इस तरह होता है कि जितना कंटेंट होता है उतनी विड्थ बढ़ती चली जाएगी। तो इस कॉन्सेप्ट को अपने जहन में बाय डिफॉल्ट रख के बिठा के रखिएगा, और कॉलम में आप लोग प्रैक्टिस खुद करिएगा। मैं सिर्फ रॉ का केस आप लोगों को समझाऊंगा। कॉलम में आप लोग का जो क्लास के बाद जो आप लोगों का असाइनमेंट होगा वो कॉलम में आप लोग खुद इसको एक्सपेरिमेंट करेंगे, सही है। तो हम सिर्फ रॉ में किस तरीके से बिहेव करता है, रॉ समझ में आ गया, कॉलम आप लोगों को खुद ही समझ में आ जाएगा, सही है। तो हम लोगों को क्या समझ में आया भाई कि हम जितना भी यहाँ पर कंटेंट लिखते हैं तो बाय डिफॉल्ट फ्लेक्स चाइल्ड जो होते हैं उनकी वेट उतनी ही होती है। अच्छा, लेकिन हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, हम इसका बिहेवियर चेंज भी कर सकते हैं। वो कैसे? कि हम इसको बोलते हैं फ्लेक्स ग्रो 1। ये देखिए, मेरी जितनी रिमेनिंग स्पेस थी वो सब मेरे चिल्ड्रन ने इक्वली, सब ने, सबकी विड्थ जो है वो इक्वल होगी। अगर मैं यहाँ से आप लोगों को दिखाऊं ना, तो ये देखें, 100, 133, 133, 133, 133, 133, समझ रहे हैं? तो ग्रो क्या करता है? ग्रो ये करता है, इसकी मिसाल ऐसे समझे कि एक पेरेंट है और उसके 6 चिल्ड्रन है, सही है। अब चिल्ड्रन के पास अपनी अपनी विड्थ है, लेकिन पेरेंट के पास अभी भी इतना स्पेस बाकी है कि वो अपने चिल्ड्रन, मतलब हम अगर फ्लैग ग्रो 1 करेंगे ना तो उसका मकसद ये होता है कि हम उसको बोलते हैं कि भाई पेरेंट में जितना रिमेनिंग स्पेस है ना वो सब आपस में आप लोग डिवाइड कर लो। तो 6 चिल्ड्रन है तो 6 चिल्ड्रन देखेंगे कि यार हमारा रिमेनिंग स्पेस फॉर एग्जांपल यहाँ पे 800 था, और अज्यूम कर लें कि यहाँ पर हम वेट दे देते हैं 50 पिक्सल की, सही है। 50 पिक्सल की यहाँ पे वेट दे देते हैं। तो अगर ये छः छः चिल्ड्रन है, ये अगर 6 चिल्ड्रन है तो मैं अगर यहाँ पर 50 मल्टीप्लाई बाय 6 करूँ तो ये हो गया 300। तो मेरे पास रिमेनिंग स्पेस कितना रह गया पेरेंट में? 800 में से अगर मैं 300 निकालूं, 800 माइनस 300, तो मेरे पास 500 पिक्सल रहेगी, सही है। तो ये 500 को डिवाइड करेगा 6 के साथ, तो 83.33 जो है ना वो फ्लैक्स ग्रो 1 जो है ना वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके इन सब में विद ऐड कर दे, सही है। तो अभी जैसे फॉर एग्जांपल 50 है, 50 50 प्लस 80, हमारे पास क्या वेट आ गई 133.33। अब ये देखिए, उसको राउंड ऑफ करके सब में इक्वली डिवाइड कर देता हूँ। 133, 133, 133। समझ आया फ्लैक्स ग्रो क्या करता है? फ्लैक्स ग्रो ये करता है कि रिमेनिंग स्पेस देखता है और वो सारे, अगर क्योंकि मैंने सबको फ्लैक्स ग्रो 1 किया है तो वो सबको इक्वली उसका है। जबकि मैंने यहाँ पर विड्थ कितनी दी है, विड्थ जबकि मैंने 50 पिक्सल दी है, लेकिन मैंने इसको फ्लेक्सिबिलिटी दे दी कि आप ग्रो कर सकते हो 1 टाइम, सही है। 1 टाइम आप अपना ग्रो कर सकते हो। तो वो देखेगा 6 चिल्ड्रन है और इन सबको 1 1 टाइम बढ़ाना है रिमेनिंग स्पेस को देखते हुए, तो वो सबको
इक्वली 1 1 1 1 दे देगा। सही है। अब इसमें थोड़ा सा अब मजेदार चीज दे, अब इसमें केस बनाते हैं। सही है। वो केस ऐसे बनाते हैं, स्पेशल चाइल्ड। स्पेशल चाइल्ड भाई, ये एक गंदा बच्चा है। सही है। और इस गंदे बच्चे ने बाकी भाइयों का हक मारा, और समझ ले आप, इसने जायदाद पर कब्जा कर लिया। अब्बा की जायदाद थी। सही है। और अब्बा की जायदाद में अभी इतना हिस्सा पड़ा हुआ था। और ये एक गंदा बच्चा था, इस गंदे बच्चे ने क्या करा, समझ लो एक तरीके से हम इसको बोलते हैं भाई, ये तीसरे नंबर का बच्चा गंदा है समझो। तो अब ये देखो क्या करेगा। ये तीसरे नंबर के बच्चे ने सबका हक मारा, और इसने पूरी जायदाद पे कब्जा कर लिया। तो ब्रो वन क्या करता है, ये आप जिस भी चिल्ड्रन को देंगे ना, अभी असल में क्या हो रहा था, क्योंकि अब्बा ने फैसला किया था कि भाई मेरे मरने के बाद सब में जायदाद इक्वली डिवाइड होगी। ये चाइल्ड की क्लास तो सब पे लगी हुई थी ना, तो इसकी वजह से क्या हुआ, सब में इक्वली रिमेनिंग स्पेस ऐड हुई। लेकिन अगर आप चाहते हो कि यार सब अपने अपने हो रहे हैं, और एक गंदा बच्चा हो जो कि अब्बा के पूरी जायदाद पे कब्जा कर ले, तो आप क्या करो, उस स्पेशल क्लास पे फ्लैश ग्रो बंद करो। तो बाकी जो है वो 50-50 पिक्सल के ही होंगे, यहाँ पे देख सकते हो। ये भी 50 है, ये भी 50 है। सही है। लेकिन ये बच्चा बदतमीज था, इसने क्या किया, पूरी जायदाद पे कब्जा कर लिया, और बाकियों को, जिनके पास जो जो था उनको वही रहने दिया। लेट्स ग्रो क्लियर हुआ आप लोगों को? ग्रो किस तरीके से चलता है समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा, ग्रो में भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम पीछे जी इंडेक्स और ऑर्डर पढ़े थे। सही है। अब एक और बच्चा आया, और उसने बोला भाई, भाई ने कब्जा ऐसे कैसे कर लिया। सही है। ऐसे कैसे कब्जा कर लिया, मैं उससे बड़ा शान हूँ। सही है। मैं भाई का भी हक मारूंगा, और बाकी भाइयों की भी ऐसी की तैसी। इसको हमने कर दिया फ्लैश ग्रो। सही है। तो ग्रो टू फॉर एग्जाम्पल वो बच्चा हम बना देते 5वें नंबर। तो ग्रो टू देखो क्या है। अब इसने अब्बा के रिमेनिंग, अब देखो बाकियों की 50-50 ही थी। बाकियों की 50-50 ही थी। सही है। इसने अब्बा की रिमेनिंग जायदाद में से 2 टाइम्स ले लिया, और इसने रिमेनिंग टाइम उसमें 1 टाइम ही लिया। तो आप देख सकते हो कि 5 नंबर के उसमें उसकी वेट मजीद बढ़ गई। ये 3 का 2 टाइम्स, और तकरीबन 2 टाइम्स है। सही है। इसकी एक तो अपनी वेट होगी होगी, उसके अलावा इसने 2 टाइम्स, 1 टाइम कब्जा किया। यानी कि अब्बा की जो जायदाद थी, अब समझो 3 हिस्सों में डिवाइड। सही है। 3 हिस्सों में से एक हिस्सा जो है वो 3 नंबर का ले गया, और जो 5वें नंबर का था उसने उसमें से 2 हिस्से ले लिए। समझ आई? क्लियर हुआ ये? क्लियर हुआ भाई, चैट में बता दो। हाँ। सही है। तो फ्लैश ग्रो जो है वो इस तरीके से चलता है। ये जो हम यहाँ पे नंबर देते हैं ना, वो बेसिकली परसेंटेज होती है, कि हम इसका 1 टाइम परसेंट ले लेंगे, हम इसका 2 टाइम परसेंट ले लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अब्बा का रिमेनिंग हिस्सा था, 100 पिक्सल रिमेनिंग था। सही है। 100 पिक्सल रिमेनिंग था, तो हमने इसको बोल दिया फ्लैश ग्रो टू। फ्लैश ग्रो टू जब हम इसको बोलेंगे ना, तो ये अब्बा का 66 पिक्सल ले लेगा। 66, नहीं 67 लेगा ना। हाँ। 66.66 समझ लो, 66.66 ये ले लेगा, और 33.33 ये ले लेगा। और बाकी भाई बेचारे शरीफ है मेरी तरह। सही है। तो वो कुछ भी नहीं लेगा। तो फ्लैक्स ग्रो जो है वो इस तरीके से लोगों के हक मारते हैं। अब हम बात करते हैं फ्लैक्स श्रिंक की। श्रिंक जो है ना वो अपोजिट चलता है। अच्छा, ये तो अब्बा थे अमीर ना। सही है। ये अब्बा के पास तो बड़ी जायदाद थी, तो ये अब्बा तो अमीर थे। लेकिन ऐसे अब्बा भी हो सकते हैं जो बेचारे गरीब होंगे। सही है भाई। अब एक मैजिक देखा आपको, यहाँ पर मैंने 300 पिक्सल की, ये अब्बा बेचारे कर्जदार हैं। सही है। ये मेरे पास 6 बच्चे हैं। 6 बच्चों को अगर मैं 50 से, यहाँ पर हमने वेट कितनी दी है, अच्छा मैं यहाँ से ये स्टाइल हटा रहा हूँ फिलहाल। हाँ, ये भी हटा रहा हूँ, और ये भी हटा रहा हूँ। हटा। हमारे पास 6 बच्चे हैं।
हम 50 को अगर मल्टीप्लाई करें 6 तो हमारे पास 300 आता है, लेकिन 300 आता है तो अब्बा को कर्जदार बनाने के लिए हाँ अब्बा की जो वेट है वो कर देते हैं 250। अब मैंने जैसे 250 किया ना, तो आप लोग देख सकते हो बच्चे भी बेचारे ना सुबह गए। अब बच्चों की जो विड्थ आ रही है वो 50 पिक्सल से कम आ रही है, 41.34 दिखा रहा है वो मुझे। सही है, क्यों? क्योंकि अब्बा जो है वो 50 पिक्सल के कर्जदार है। बच्चों को चाहिए 50 पिक्सल के हिसाब से 300 पिक्सल के अब्बा कम से कम चाहिए। तो भाई अब्बा के पास कम से कम 300 पिक्सल की जायदाद है, लेकिन अब्बा है ही बेचारे कर्ज है, उनके पास 50 पिक्सल है। तो किसी का माइक ऑन है, किसी का माइक ऑन है वो बंद कर दो डिस्टर्बेंस। हाँ बोतल पीते हैं। भाई बोतल बात पी लेना यार। बिलाल भाई को कोई जरा याद ध्यान ही करा दें तो क्लास में आदमी बोतल पी लेंगे। तो अच्छा ठीक है, सही है। तो यहाँ पर अब क्या हो गया, कर्जदार हो गया 50 पिक्सल के, बच्चों को जरूरत थी 300 पिक्सल की, लेकिन यहाँ पर अपना शरीफ बच्चों की बात होगी। सही है, पहले जो थे वो गंदे बच्चे थे, अब जो है वो तमीजदार बच्चे हैं। वो क्या करेंगे, वो अब्बा का साथ निभाने के लिए अपनी कुर्बानी दे देंगे। वो क्या कर देते हैं, फ्लेक्स के अंदर ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि अ, चाहे पेरेंट बड़ा हो छोटा हो, चिल्ड्रन ना उसके अकॉर्डिंगली रिएक्ट करते हैं। अच्छा, हमने यहाँ पर लास्ट क्लास में पढ़ा था कि ऐसे केस में हम लोग ये करते हैं कि हम फ्लैक्स रैप लगा देते हैं। फ्लैक्स रैप रैप तो क्या होता है, जगह नहीं मिलती तो वो दूसरे घर में चले जाते हैं या दूसरे रो में चले जाते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, हमारे पास ऐसा केस है कि हम कुछ मैजिकली ऐसी चीजें करना चाहते हैं कि भाई बच्चे ऑटोमेटिक एडजस्ट हो, सेकंड लाइन में ना जाए। और ये रियल लाइफ में मतलब रियल उसमें ऐसी हमें जरूरत भी पड़ती है, नेविगेशन बनाते हुए इस तरीके से जरूरत पड़ती है हमें कि भाई नेविगेशन सेकंड लाइन में ना आ जाए, नेविगेशन हमेशा एक ही लाइन में रहे। सही है, तो उस केस में हमें ये इस तरीके से मैन्यू बनाते हुए जरूरत पड़ती है कि नेविगेशन पे पेरेंट के पास स्पेस कम होता है, तो हम चिल्ड्रन को एडजस्ट करने के लिए फ्लेक्स शेयरिंग की चीजें करते हैं, तो हम उसको लेकिन मैं समझाने के लिए आप लोगों को घरेलू मसलों को सामने रखते हुए समझा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को बिल्कुल दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाए। अच्छा भाई, 250 है तो बच्चे सुगड़ गए। अच्छा, अब अगर मैं 250 को 250 डिवाइडेड बाय 6 करूंगा तो ये देखो बिल्कुल इसने 41.66 पिक्सल आया। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इसने यहाँ पर इक्वली अपना सबने इक्वली, इसमें अगर ग्रो वन लगाए तो क्या होगा, ग्रो वन चलेगा ही नहीं यहाँ पे जुनेद। ग्रो वन चलता ही उस केस में जब अब्बा की जायदाद का कब्जा करना होता है। सही है, जब क्या कहते हैं अब्बा के पास जगह मौजूद होगी तो ग्रो वन चलेगा ना। अभी तो ग्रो का तो केस ही नहीं है, अब्बा के पास जगह ही नहीं बची, तो ग्रो वन कर भी दूंगा तो कोई फायदा थोड़ी। ग्रो वन चलेगा लेकिन वो उसका रिजल्ट नजर नहीं आएगा। यहाँ पर बात हो रही है श्रिंक की। श्रिंक किस वक्त में काम आता है, श्रिंक उस वक्त में काम आता है जब अब्बा के पास जगह कम पड़ जाती है और बच्चे ज्यादा होते हैं। सही है, तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है भाई, बाय डिफॉल्ट श्रिंक जो है आप लोग देख सकते हो वो वन होता है। वन का मतलब ये होता है कि सब बच्चे यहाँ पे शरीफ होते हैं और सब अपना अपना हिस्सा देने के लिए वन टाइम, सब अपना वन वन टाइम हिस्सा देने के लिए राजी होते हैं। सही है। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों को अभी ना फ्लैक्स शेयरिंग जीरो करता, जीरो करूंगा ना। अब देखो सबने ना चीर फाड़ दिया, बेचारे किसी अब्बा का कोई ख्याल ही नहीं किया। सही है, आप लोग देख सकते हो कि सब 50 पिक्सल के हो गए। कोई अब्बा का ख्याल नहीं कर रहा कि यार अब्बा बेचारे 250 पिक्सल के हैं। सब जबरदस्ती ना 50-50 पिक्सल लेके बैठे हैं, सब ढीठ बन गया। सही है, तो बाय डिफॉल्ट बच्चे ढीठ नहीं होते फ्लेक्स के अंदर। बाय डिफॉल्ट इनकी वैल्यू होती है शेयरिंग, कि अगर पेरेंट में जगह ना हो तो आप लोग अपने अपनी वेट कम कर लेना। सही है। अच्छा, इसमें भी बिल्कुल इसी तरीके से चल सकता है कि आप क्या करो, आप किसी एक बच्चे पे ना जुल्म कर सकते हो। तो भाई अगर कुछ भी हो जाए ना, अब्बा का गोश्त तीसरे नंबर वाले को ही उठाना। सही है, बाकी जो है वो शेयरिंग जीरो ही रहेंगे। सिर्फ ये तीसरे नंबर का बच्चा है जो अब्बा का कर्ज उतार रहे हैं।
तो आप लोग देखना क्या होगा। तीसरे नंबर वाले की बेचारे की हालत देखो क्या होगी। सही। अच्छा, वो बेचारा इतना सुगड़ गया कि उसने अपना सब कुछ देने के बाद भी ना इतनी जगह नहीं बची, वो सिक्स अभी भी बाहर निकल रहा है। आप लोग देख सकते हो, सिक्स अभी भी नजर आ रहे हैं ना आप लोगों को? अब्बा का फोटो नजर आ रहा है आप लोगों को पीछे? ये है अब्बा हमारे। नजर आ रहा है आप लोगों को? जल्दी बताओ यार। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ, बाहर इसलिए कि ये थ्री असल में टैक्स लिखा हुआ है ना, वो टैक्स जितना लिखा होगा ना उससे वो उसको उस वजह से कम कुछ तो एडजस्ट करेगा ना यार। इसको इसको मैं यहाँ से टैक्स हटाता हूँ, वो असल में बिल्कुल ही गायब हो जाएगा अगर मैं टैक्स हटा दूँ। वो देखो वो बिल्कुल ही गायब हो गया। और फिर बॉर्डर भी लगा हुआ है तो वो बॉर्डर भी उसको फोर्स कर रहा है, क्योंकि अभी सिर्फ बात ना विथ की हो रही है। सही है, इस वजह से अगर मैं यहाँ से बॉर्डर भी हटा दूंगा ना तो तुम लोग देखना वो बेचारा इतना सुगड़ जाएगा कि वो नजर भी नहीं आएगा। थ्री है कहाँ, ये थ्री आ भी नहीं रहा, बेचारा जीरो हो गया, उसने उसके ऊपर इतना जुल्म हो गया। समझ रहे हैं? तो ये वजह है। ये बॉर्डर इसलिए लगा दे ताकि आप लोगों को नजर आता है। सही है, तो फ्लैक्स शेयरिंग में भी इसी तरह होता है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर फ्लैक्स चाइल्ड जो है वो यहाँ पर आके ऐसे फ्लैक्स शेयरिंग टू कर देते हैं, इसको हम टू कर देते हैं। सही है, और ये हम कर देते हैं फ्लैक्स चाइल्ड टू नंबर फाइव को। तो बिल्कुल वैसे ही होगा। अब इस तरीके से होगा कि भाई अगर आपके पास जगह नहीं है तो फाइव नंबर वाला जो है, पांचवें नंबर वाला है, वो अब्बा का दो टाइम बोझ उठाएगा। मतलब उसकी जो जो स्पेस है जो कम पड़ गई है, तो कुर्बानी जो है वो पांच नंबर वाला दो टाइम देगा और थ्री जो है वो वन टाइम देगा। सही है, फॉर एग्जाम्पल अगर 50 पिक्सल की या 100 पिक्सल की वेट कम पड़ गई, बच्चों को एडजस्ट होने के लिए 100 पिक्सल की वेट कम पड़ गई है, तो अगर आप किसी एलिमेंट को फ्लैक्स शेयरिंग टू देते हो तो क्या होगा कि जो फ्लैक्स शेयरिंग टू फाइव नंबर का है वो 100 का जो टू टाइम्स होगा यानी कि 66.66 होगा, वो फाइव अपना कम करेगा अपने हिस्से में से कम करेगा। सही है, और जो वन है वो 33.33% थ्री अपना हिस्सा कम करेगा और बाकियों को एडजस्ट करने के लिए, मतलब बाकियों को सहारा बनने की कोशिश करेगा। सही है, तो ग्रो और श्रिंक दोनों अपोजिट एक दूसरे के। ग्रो जो है तब चलता है जब पेरेंट में जगह बाकी होती है, और श्रिंक तब चलता है जब पेरेंट में जगह कम पड़ जाती है। क्लियर हुआ आप सब लोगों को? क्लियर हो गया ये? ग्रो और श्रिंक बड़ी मेहनत से समझाया मैंने घरेलू मसाइल को रखते हुए। अब आप लोग रियल लाइफ में कभी भी झगड़ा देखोगे ना, आप लोग को फ्लैश ग्रो और श्रिंक याद आएगा फौरन। आप लोग देखोगे ये बेटा ग्रो है और ये बेटा श्रिंक है इंशाल्लाह। सही है। अच्छा भाई, फ्लेक्स बेसिस। अच्छा, फ्लेक्स बेसिस के लिए मैं यहाँ पर इसको दोबारा 800 करता हूँ। अच्छा, बेसिस को ना इन शॉर्ट आप समझ लें कि विड्थ होती है, इन शॉर्ट विड्थ होती है। अगर मैं यहाँ पर फ्लेक्स बेसिस लगाऊं ना, फ्लेक्स डैश बेसिस और 550 पिक्सल कर दूं, तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे ये इसने सब चिल्ड्रन को 50 50 50 कर दिया। अगर मैं यहाँ पर इसको 75 कर दूं, सॉरी 750 कर दिया, तो आप लोग ये देख सकते हो कि ये सब 75 है। तो रिकमेंडेड W3 की तरफ से ये है कि आप फ्लेक्स के अंदर ना विथ के बजाय हमेशा बेसिस को यूज करें। सही है, क्योंकि बेसिस के ब्याह पे ये सारी कैलकुलेशन हो रही है। तो बेसिस में कुछ इतना वो नहीं है, बेसिस जो है वो विथ का ऑल्टरनेटिव है फ्लेक्स के अंदर। सही है, इसमें कोई बड़ी साइंस नहीं है, असल चीज है वो ग्रो और शेयरिंग। अच्छा भाई। अच्छा, बाय डिफॉल्ट आप लोग ये देख सकते हो ऑटो चल रहा है। सही है, तो ये वजह है।
ओके, उसके बाद हम आगे चलते हैं अलाइन सेल्फ की तरफ। अच्छा, ये जो मैंने ग्रो में ये सब चीजें पढ़ाई थी ना, अब इसकी मैं छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। आप लोग देख सकोगे यहाँ पर कि मैं यहाँ पर ना सिर्फ लेट ग्रो वन कर देता हूँ। लेट्स ग्रो वन, ये बेसिस आपको शायद हो सकता है और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए कि बेसिस है क्या। शायद आप समझ में आ जाए कि बेसिस है क्या, बेसिस और विद में क्या फर्क है। ग्रो वन में यहाँ से हटाता हूँ, ये दोनों क्लासेस भी मैं यहाँ से हटा दूँ और इसी तरीके से ये भी हटा देता हूँ। सही है। अब समझ आया कि विद विद और हम फ्लेक्स के अंदर बेसिस क्यों रिकमेंडेड है। बेसिस इसलिए रिकमेंडेड है कि अगर हम विद यूज करते हैं ना, तो विद सिर्फ वन एक ही डायरेक्शन में चलती है। विद जो है वो एक ही डायरेक्शन में चलती है, बेसिस ना वो फ्लेक्स डायरेक्शन के हिसाब से चलती है। ये फ्लेक्स डायरेक्शन क्या है, अब यहाँ पर अगर मैं विद यूज करता ना 75 पिक्सल, फॉर एग्जाम्पल ऐसे ये, तो वो उठाता नहीं है उसको। ये आप लोग देख सकते हो, उठा वो 75 सिर्फ अगर इस केस में ही चलता 75, जब ये फ्लैग डायरेक्शन रॉ। तो हमें तो इस तरीके से नहीं करना होता ना, हमें तो जब फ्लैक्स की बात होती है तो हमें तो रॉ और कॉलम दोनों डायरेक्शन में काम करना होता है ना। इस वजह से फ्लैक्स बेसिस इंट्रोड्यूस हुआ था फ्लैक्स के अंदर। तो आप बेसिस को विद भी यूज कर सकते हो और हाइट भी यूज कर सकते हो, डिपेंड ऑन कि फ्लैक्स डायरेक्शन क्या है। अब मैं यहाँ पे अगर बेसिस को कर देता हूँ 25, तो आप लोग देख सकते हो कि इन सब ने ना अपनी हाइट जो है वो 25 ले ली। और अगेन फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि यहाँ पे मैं इसको हटा के फ्लैग ग्रो वन कर दूंगा, तो फिर वो पूरी कैलकुलेशन जो उस वक्त वेट के हिसाब से चल रही थी, अब सब हाइट के हिसाब से चलना शुरू। बेसिस क्लियर है आप सबको, फ्लैक्स बेसिस क्लियर है। फिर आगे चलता है। बेसिस तो आसान है, ऑर्डर और फ्लैक्स बेसिस तो इतना मुश्किल नहीं है, बस ग्रो और श्रिंक जो है वो आप लोगों को थोड़ा अच्छा। अच्छा भाई, सबसे मजेदार टॉपिक अलायंस है। अलायंस है, उसके लिए मैं रॉ में बढ़ाता हूँ। तो रॉ में किस तरह बन सकते हैं, रॉ में मजा आएगा। अच्छा भाई, मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हम डिस्प्ले फ्लैग्स देते हैं तो चिल्ड्रन पे। अच्छा ये बताओ, ये सब इतने इतनी बड़ी बड़ी हाइट क्यों ले रहे हैं, क्वेश्चन है मेरा। लास्ट क्लास में मैंने इसकी वजह बताई थी, मैं इसकी हाइट दे देता हूँ कि थोड़ी कम कर देता हूँ, 400 कर देता हूँ। ये सब अपनी फुल हाइट क्यों दे रहे हैं, वजह बताओ जल्दी से। जल्दी से वजह बताओ कि ये सब हाइट क्यों ले रहे हैं फुल। पेरेंट को जो मैंने हाइट दी है 400 पिक्सल, चार सारे चिल्ड्रन 400 पिक्सल के क्यों आ रहे हैं। जल्दी जवाब दो यार। लास्ट लेक्चर में मैंने बताई थी ये चीज, अगर भूल गए हो तो वो भी बता दो चैट पे, तो पूरा दोबारा रिमाइंड करा दूँ। ओके, वो इसलिए कि मेरा भाई अलाइन आइटम्स लास्ट क्लास में पढ़ाया था। अलाइन आइटम में हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में, हमने अलाइन आइटम के बारे में पढ़ा था। अलाइन आइटम क्या है, पिछली क्लास में चलता है। अलाइन आइटम, इसमें हमने फ्लैक्स स्टार्ट, फ्लैक्स एंड, सेंटर, बेसलाइन और स्ट्रेच। स्ट्रेच क्या करता था, स्ट्रेच क्या करता था, स्ट्रेच ये करता था कि वो सारे चिल्ड्रन को पकड़ के स्ट्रेच कर देता था, और ये बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होती थी अलाइन आइटम की। तो हम जैसे ही किसी एलिमेंट को डिस्प्ले फ्लैग्स देते हैं तो वो क्या कर देता है, अलाइन आइटम स्ट्रेच कर देता है सारे चिल्ड्रन। सही है। लेकिन अब हमारे पास एक मसला है, मैं चाहता हूं कि मेरे जितने चिल्ड्रन है वो अलाइन आइटम स्ट्रेच हो, सिवाय 4 नंबर वाले को, वो सेंटर हो जाए। तो मेरे पास सीएसएस में ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, फ्लेक्स कंटेनर के अंदर, फ्लेक्स यानी कि पेरेंट के अंदर ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है जो मैं स्पेसिफिक टारगेट करके किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को सेंटर करूं। उसके लिए फ्लेक्स बॉक्स में अलाइन सेल्फ इंट्रोड्यूस हुआ। अलाइन सेल्फ क्या करता है, अलाइन सेल्फ ये करता है कि स्पेशल चाइल्ड, इसको दोबारा क्लास दे देते हैं, फॉर एग्जांपल 4 नंबर वाला। सही है।
तो जो अलाइन आइटम्स क्या करता था, अलाइन आइटम्स पेरेंट की प्रॉपर्टी थी, और वो क्या करता था सारे चिल्ड्रन को अलाइन आइटम, आपको फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पर अलाइन आइटम सेंटर करूँ यहाँ पर, तो ये देख आप लोग देख सकते हो कि सारे चिल्ड्रन जो है वो सेंटर हो गए, लेकिन मैं चाहता हूँ 4 नंबर का जो है वो सेंटर ना हो, वो स्ट्रेच ही रहे। रिवर्स कर लेते हैं, चलो जैसे भी समझाने का मकसद है। तो मैं इसको बोलूंगा अलाइन सेल्फ, सेल्फ यानी माई सेल्फ बोलते हैं ना, माई सेल्फ इज माई, मैं खुद बताते खुद। तो सारे इसकी वैल्यूज वही हैं जो कि अलाइन आइटम्स की होती हैं, सही है। बस ये अलाइन सेल्फ जो है वो चलता उसके ऊपर है, डायरेक्ट एलिमेंट को ऊपर चलता है। अब देखो मैंने इसको अलाइन आइटम स्ट्रेच करा, तो 4 नंबर वाला जो है वो स्ट्रेच हो गया, बाकी जो प्रॉपर्टीज थी वो पेरेंट को दिखते हुए चलती। अब जैसे मैं इसमें यहाँ पे स्ट्रेच कर देता हूँ या नहीं भी करता हूँ, सही है, आप लोगों को आइडिया हो गया। और यहाँ पर इसको मैं चिल्ड्रन को सेंटर कर दूंगा, तो अब ये रिवर्स हो जाएगा। अलाइन सेल्फ पे मैंने उसको सेंटर कर दिया और मैंने बोला बाय डिफॉल्ट जो है बाकी जो है चिल्ड्रन वो स्ट्रेच रहेंगे, या बाय डिफॉल्ट होती है स्ट्रेच है, सही है। तो ये अलाइन सेल्फ और अलाइन आइटम्स में वैल्यूज सारी वही होती हैं, बस ये अलाइन सेल्फ चिल्ड्रन पे चल रही है, सही है। अलाइन सेल्फ क्लियर है, कुछ आगे बताने की जरूरत, क्लियर है आप लोगों को? तो ये था भाई हमारा टोटल कंप्लीट फ्लैक्स बॉक्स, सही है। फ्लैक्स बॉक्स मोस्ट यूज होने वाली प्रॉपर्टी बनती जा रही है दिन ब दिन, और आने वाले वक्तों में इसको जो compete कर सकती है वो ग्रिड है, CSS ग्रिड। बाकी फ्लैक्स बॉक्स के अंदर इतना कुछ है कि मतलब लेआउट्स के हवाले से इसके अंदर एक मुकम्मल ही एक पैकेज है समझो, जो कि आपके तकरीबन हर किस्म के मसले जो लेआउट से रिलेटेड किसी भी किस्म के मसले होते हैं ना वो उसको रिजॉल्व करेगा, सही है। तो हमारा फ्लैक्स बॉक्स का जो लेक्चर था वो यहाँ पर खत्म हुआ। अब जो है हम लोग अपना लेक्चर 5 की तरफ जाएंगे अपने सेशन के सेकंड पार्ट में। तो यहाँ पर हम ब्रेक ले लेते हैं, फिर इंशाल्लाह ब्रेक के बाद आप लोगों को मिलता है, ओके। तो अब हम जो है वो HTML CSS जो हम लाइव जो वेब है जो लाइव होता है क्या है, होता ये है कि आपके पास एक क्लाइंट आता है, क्लाइंट आपको अपनी रिक्वायरमेंट बताता है, रिक्वायरमेंट के साथ दो चीज़ें होती हैं, या तो वो आपको कोई रेफरेंस वेबसाइट बताएगा, सही है, कि भाई मुझे इससे उस जैसी वेबसाइट चाहिए, या वो फिर आपको वो किसी ग्राफिक डिजाइनर्स के पास गया होगा, ग्राफिक डिजाइनर से उसने अपनी पूरी वेबसाइट डिजाइन करवाई होगी, और आपको वो PSD फॉर्मेट में अपनी पूरी डिजाइन की हुई फोटोशॉप के ऊपर डिजाइन की हुई फाइल्स प्रोवाइड करेगा, सही है। उन फोटोशॉप फाइल्स को आप फिर कन्वर्ट करोगे HTML CSS के अंदर, फिर HTML CSS से वो पूरी वेबसाइट डिजाइन होकर आप उसको क्लाइंट को नॉर्मली प्रोवाइड करते हो, ये फर्स्ट स्टेप होता है। उसके बाद फिर उसके ऊपर प्रोग्रामिंग होती है, अगर वो डायनेमिक वेबसाइट है। स्टैटिक वेबसाइट का ऑलमोस्ट ट्रेंड खत्म हो चुका है, खासतौर पर जब से ये वर्डप्रेस आया है और फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म जब से आए हैं, तो स्टैटिक वेबसाइट तकरीबन ट्रेंड जो है वो खत्म हो चुका है, अब स्टैटिक वेबसाइट कोई भी नहीं बनाता। पिछले कुछ 5 साल में या 6 साल में मेरे पास एक भी वेबसाइट नहीं आई जो कि स्टैटिक बनने के लिए आई, सही। पिछले 5-6 साल की मैं बात कर रहा हूँ, एक भी वेबसाइट नहीं आई है जिसमें स्टैटिक स्टैटिक और डायनेमिक का आप लोगों को पता है ना, स्टैटिक और डायनेमिक वेबसाइट कौन सा पता है आप लोगों को, पहले तो ये पता है स्टैटिक वेबसाइट क्या होती है, डायनेमिक वेबसाइट क्या होती है, किस किस को स्टैटिक और डायनेमिक वेबसाइट का डिफरेंस पता है? किसी को भी नहीं पता? स्टैटिक वेबसाइट वो वेबसाइट होती है जिसमें कोई डेटाबेस इंटीग्रेट नहीं होता, सही है। जो भी वेबसाइट होती है वो हार्ड कोडेड, उसमें टेक्स्ट लिखा होता है, डायरेक्ट HTML में कोड लिखा होता है, सही है। और डायनेमिक वेबसाइट वो होती है जिसमें कोई डेटाबेस इंटीग्रेट हुआ होता है, सही है।
और स्टैटिक वेबसाइट की एग्जांपल ऐसे, लाइक ये मेरा जो एक वेब पेज है जो हमने अभी फ्लैक्स बॉक्स की पूरी प्रैक्टिस की है, ये समझ लें ये एक स्टैटिक ऐप वो है। सही है। इसमें अगर मुझे कोई डाटा चेंज करना होगा तो मैं HTML में ही जाके चेंज करूँ। सही है। लेकिन डायनेमिक वेबसाइट जो होती है, डायनेमिक वेबसाइट में कोई फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट होती है, पूरा डेटाबेस इंप्लीमेंट होता है। सही है। पूरा उसका सर्वर होता है, आप कोई भी चीज सेव करते हो तो वो पीछे सर्वर पे सेव होती है। आप कोई डाटा चेंज करना चाहे यूजर, लाइक फेसबुक है, फेसबुक में आप चैट पे टाइप करते हो, एंटर दबाते हो या प्रेस दबाते हो, तो वो क्या होता है, पहले फेसबुक के सर्वर पे सेव होता है, फिर आपका जो सामने अदर पर्सन होता है उसके पास वो सर्वर से आ रहा होता है, यानी कि वो HTML में कुछ चेंज नहीं हो रहा होता, उसमें सर्वर इंटीग्रेट होता है। सही है। ये डिफरेंस है स्टैटिक और डायनेमिक वेबसाइट। तो आप लोग खास तौर पर डायनेमिक वेबसाइट ही बनाते हैं। कोई भी कस्टमर, स्टैटिक वेबसाइट में क्लाइंट को खुद मसला होता है, उसको कुछ भी चेंज कराना होता है तो फिर जाहिर है उसको तो HTML आती ही नहीं है, तो उसको डेवलपर हायर करना पड़ता है, फिर वो डेवलपर उसमें छोटी छोटी चेंजेस के भी चार्ज कर रहा होता है। तो इसलिए क्लाइंट जो है वो वर्डप्रेस के ऊपर डायनेमिक वेबसाइट ही बनवा लेते हैं, तो वो डायनेमिक वेबसाइट में, और फिर वर्डप्रेस के बाद से डेवलपर्स को भी आसानी हो गई है कि कौन स्टैटिक वेबसाइट में अपना दिमाग खपाए, वो एक दफा में ही चार्ज करके कहानी खत्म कर देगी है। तो हम लोग जो है वो अब से जो है वो PSD टू HTML CSS पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अगले दो जो लेक्चर है वो हमारे कंप्लीटली बेस्ड ऑन PSD टू HTML CSS और बूट स्ट्रैप की इंटीग्रेशन के ऊपर। सही है। तो उसके बाद फिर हम जावास्क्रिप्ट पे चले जाएंगे। जावास्क्रिप्ट पे जाने से पहले हम लोग नॉर्मल कोई HTML CSS को कन्वर्ट करेंगे, लेकिन PSD टू HTML से पहले हम लेआउट बनाना और बेसिक किस तरीके से हमारी फाइल स्ट्रक्चर, खास तौर पे मैं बजाते खुद किस तरीके से काम करता हूँ, मैं वो सब चीज़ें आप लोगों को बताऊँ। सही है। तो हम एक फोल्डर बना लेते हैं सबसे पहले, जो फोल्डर है, फोल्डर के बाद हम इसको फोल्डर दे देते हैं, कोई भी नाम दे देते हैं, वेबसाइट। सही है। वेबसाइट के ऊपर मेरी जो पर्सनल प्रैक्टिस है वो ये है कि मैं सबसे पहले एक CSS का फोल्डर बनाता हूँ, एक इमेजेस का फोल्डर बनाता हूँ, इसी तरीके से मैं एक JS का फोल्डर बनाता हूँ, और इसी तरीके से मैं एक, हम यही वाली फाइल को अंदर ले आते हैं, एक हमारी नॉर्मल वो होती है HTML की फाइल होती है। सही है भाई। तो इस फोल्डर को हम खोल लेते हैं यहाँ पे इस कोड के ऊपर। ओपन फोल्डर, स्टॉप डेस्कटॉप। तो ओके भाइयों, तो हमारे पास ये नॉर्मल सी HTML मिल गई है। ओके। तो अभी जो है अब हम हमारे पास स्टाइल्स का जो पूरा एक वो है, फर्स्ट वेबसाइट, इसको हम खोल लेते हैं, पहले बंद कर देते हैं हमारी नॉर्मल 1 2 3 4 5 बेसिक सा लेआउट बनाएंगे सबसे पहले, फिर हम प्रॉपर PSD, हो सके तो आप लोग इंटरनेट पर सर्च करें, और जो हमारे नेक्स्ट सेशन होगा उस नेक्स्ट सेशन में हम उस PSD को HTML CSS में कन्वर्ट करेंगे। सही है। आज जो है हम बेसिक जो है लेआउट बनाना सीखेंगे, किस तरीके से हम बेसिक लेआउट बना के नॉर्मल हेडर फुटर और साइड बार और बॉडी टैग और नेविगेशन किस तरीके से बनती है, उन चीज़ों को हम कवर करेंगे। तो आई होप आज क्लास भी जल्दी खत्म हो जाएगी, कुछ स्टूडेंट्स की ख्वाहिशात भी पूरी हो जाएंगी इंशाल्लाह। अच्छा भाई, हमारे पास सबसे पहले बॉडी का टैग होता है। सही है। बॉडी के बाद हम एक लेआउट बनाते हैं जिसमें हमारे पास एक हेडर होता है। सही है। सॉरी, हेडर। सही है।
हेडर के अंदर हम अज्यूम कर लेते हैं कि भाई हमारे पास एक क्या होगा, हमारे पास एक लोगो होगा। सही है, हम क्लास दे देते हैं लोगो। और उसके बाद हमारे पास एक नैव सेक्शन होगा। नैव सेक्शन के अंदर हमारे पास एक लिस्ट होगी, नैव लिस्ट। फिर उसके बाद उसके अंदर एक मेन्यू होगा जो कि होगा होम, अबाउट, और एक क्या कर लेते हैं, सर्विसेज कर लेते हैं। और सर्विसेज के बाद हम कर लेते हैं कॉन्टैक्ट। सही है। अच्छा भाई, ये हम, अच्छा अभी ना मैं, हाँ, अच्छा ये एक मैं चीज बता दूं, मेरी पर्सनल एक्सप्लोर क्या होती है कि मैं सबसे पहले ना पीएचडी देखता हूँ। पीएचडी में मैं देखता हूँ, मैं पहले ना डिजाइन से पीछे उसका स्केलेटन सोचता हूँ कि यार उसका स्केलेटन क्या होना चाहिए, कि स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए एचटीएमएल में, उसको हम किस किस तरीके से। अब मैं, मेरे जहन में जो चीज चल रही है ना, एक हेडर होगा, उस पर लोगो होगा और नेविगेशन होगी, और उसके बाद फिर हमारा मेन सेक्शन होगा। सही है। मेन सेक्शन से पहले हमारे पास एक मेन सेक्शन, सबसे मेन सेक्शन होगा, और उसके अंदर मेन और असाइड। सही है, ये मेरा साइड बार, ये मेरा मेन कंटेंट। और उसके बाद जो मेरा है वो फूटर होगा। फूटर में मेरा ई का टैग ले लेता हूँ, और कॉपीराइट 2021 और rights। और एक हम यहाँ पर कॉपी का साइन भी लगा लेते हैं। एचटीएमएल एंटिटीज के बारे में आप लोगों में से किस किस ने पढ़ा? ये इस चीज के बारे में किस किस को पता है? किसी को पता है आप लोगों में से? ये क्या चीजें होती हैं? नहीं पता आप लोगों को? चलो अभी बता देते हैं, मैं नहीं पता। देख रहे हो, सिंबल आ गया। देखो हमारे पास कीबोर्ड में ना अल्फाबेट्स होते हैं, नंबर होते हैं, और चंद मखसूस स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं। सही है। तो मसला ये है कि कंटेंट के अंदर तो कुछ भी हो सकता है ना, कंटेंट के अंदर तो कोई भी सिंबल आ सकता है। तो इसे हम कहते हैं एचटीएमएल एंटिटीज। क्या बोलते हैं? एचटीएमएल एंटिटीज। तो एचटीएमएल एंटिटीज, आप लोग जाओगे ना, मैं आप लोगों को यहाँ पे यूआरएल पे दे देता हूँ, और आप लोग यहाँ से भी देख सकते हो, लिस्ट ऑफ एचटीएमएल एंटिटीज। तो ये एंटिटीज को यूज करने के ना कुछ शॉर्ट कोड होते हैं, शॉर्टकट होते हैं। सही है, आप ये कोड लिखते हो तो आपको रिटर्न में वो आपको ये स्पेशल कैरेक्टर या सिंबल जो होता है ना, टेक्स्ट के सिंबल, वो बना के दे दे। अब देखो मैंने एंड कॉपी लिखा था तो उसने मुझे क्या करके दे दिया था, कॉपीराइट का सिंबल बना के दे दिया था। यहाँ पर ये आप लोग देख सकते हो इस तरीके से। तो आप लोगों को कभी ये सिंबल बनाने हो ना एचटीएमएल के अंदर, तो आप लोग ये एचटीएमएल एंटिटीज यूज कर सकते हो। एक बहुत लंबी लिस्ट है एचटीएमएल एंटिटीज की। सही है। तो इंटरनेट पर भी सर्च कर सकते हो, इसके अलावा W3 स्पूट्स पे भी अवेलेबल है। और एक और अच्छी वेबसाइट थी, HTML टॉप 10 थी शायद, कंप्लीट लिस्ट देख रहे हो, माशाल्लाह सुबह अल्लाह। ये तो गूगल पे सर्च करोगे ना तो आपको एक लंबी लिस्ट मिलेगी। तो ये बहुत अक्सर जरूरत पड़ जाती है हमें। ये देखो, ये एक लंबी लिस्ट है, ये टॉप 10, ये वाली वेबसाइट थी। सही है, इसमें देख रहे हो बहुत सारे हैं। तो आप लोग मैं ये लिंक दे रहा हूँ, आप लोग इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लें। सही है भैया। तो अब फर्दर हम अपनी क्लास की तरफ मूव होते हैं। ओके। तो लोगो, कोई भी लोगो चोरी कर लेते हैं किसी का भी, हमें तो सिर्फ मकसद है कि समझना। ये भाई साहब का लोगो चोरी कर लेते हैं, पीएनजी में है ना, पीएनजी लोगो देखते हैं, कोई भी पीएनजी लोगो ले लेते हैं। कौन सा अच्छा लग रहा है? ट्विटर का चोरी कर लेंगे, ट्विटर का चोरी कर लेंगे।
अल्लाह करे पीएनजी हो बस। बहुत बड़ा यार। सेव इमेज, इसको डाउनलोड्स में लोगो नाम दे देते हैं इसको। लोगो। अच्छा आप लोग देख रहे हो मैंने इमेजेस का एक फोल्डर बनाया है, तो यहाँ पर इमेजेस के फोल्डर में मैं इसको डाल देता हूँ। और इसको हम इंक्लूड कैसे करेंगे? कौन सा टैग है भाई इमेज को इंक्लूड करने का, जल्दी बताओ जरा चैट में। इमेज को HTML में इंक्लूड करने का कौन सा टैग यूज करते हैं? बिल्कुल। हम यहाँ पर इमेज सोर्स यूज करें। अच्छा, मैं आप लोगों को ना एक शॉर्टकट भी साथ साथ बताता हूँ। आप लोगों को एलिमेंट लेना है ना, अब जैसे हमें इमेज टैग लेना है, सही है, तो आप लिखोगे IMG, सही है, उसके बाद कॉलन, उसके बाद एस। ये देखो आप लोगों को सजेशन भी दे रहा है, सही है। तो IMG कॉलन से वो लिखोगे ना एस, और टैब का बटन दबाओगे तो ये देखो, हाँ बिल्कुल बेहतरीन। इस तरीके से ये आप लोगों को शॉर्टकट तरीका होता है, तो फिर वो पूरा पूरा सब कुछ टाइप नहीं करना पड़ता, आसानी हो जाती है इससे। ओके, ओ भाई इतना बड़ा लोगो नहीं चाहिए था मुझे। चलो अब इसकी स्टाइलिंग भी हाथ पे हाथ करते हैं। तो मैं एक नई फाइल बनाऊंगा यहाँ CSS के फोल्डर के ऊपर। CSS के फोल्डर में एक नई फाइल बना लेते हैं जिसको हम नाम देते हैं style.css। सही है, यहाँ से हमारी स्टाइलिंग शुरू होगी। अच्छा, उसके बाद मैं एक प्रैक्टिस रखता हूँ कमेंट कोड की। हेडर, ये हेडर, सही है। और यहाँ पर मेरा ये हेडर एंड ये कमेंट आप लोग लाजमी क्या करें ताकि आप लोगों को खुद आसानी हो बाद में जब आप लोग काम करना शुरू करो। सही है। चलो यहाँ पे मैं हेडर की क्लास दे देता हूँ। हेडर की क्लास दे दो या हेडर से डायरेक्ट शुरू कर लो, मैं जो है वो क्लास बेस्ड काम करता हूँ हमेशा। हमेशा मैं क्लास बेस्ड काम करता हूँ, सही है। अच्छा भाई, ये मेरा लोगो है। लोगो को मैं यहाँ पर मैं एडजस्ट करना है तो मैक्स विड्थ 100%। अच्छा, क्यों इम्पैक्ट नहीं आया? क्योंकि हमने उसको इंक्लूड ही नहीं किया अभी यहाँ पर अपने पास। अगेन वही देखो शॉर्टकट तरीका, कॉलन CSS लिखोगे ना, ये आप लोगों को बता देगा। आपको बस आप लोग यहाँ पर बहुत सारी बात दो और आपकी CSS इंक्लूड हो जाएगी। सही है। अच्छा, कुछ ना स्टाइलिंग हमारी होती है ग्लोबल। ग्लोबल स्टाइल, ग्लोबल स्टाइल्स में मैं कुछ चीज़ों को ग्लोबल सेट करता हूँ। और इसी तरीके से जैसे मैं डिस्प्ले ब्लॉक और मैक्स विथ 100%, ये मैं बाय डिफॉल्ट करके रखता हूँ। सही है, आप लोग भी अपने हिसाब से कर सकते हो। अच्छा, ये इमेज जो है ना, ये ट्रांसपेरेंसी चारों तरफ से ज़्यादा है, तो अभी फोटोशॉप खोलूंगा तो टाइम लग जाएगा। ये भी एक ज़बरदस्त टूल है, ये ऑनलाइन फोटोशॉप है। तो कभी कभी मुझे प्रूफ खाली होती है फोटोशॉप खोलने के लिए, तो मैं ये सिंपल इस ऑनलाइन फोटोशॉप पे जाता हूँ, ये बड़ा बहुत तेज़ी से खुल जाता है। आप लोग भी देख रहे हो, सही है। और यहाँ से आगे सेव कर लेता हूँ। लोगो उतना बड़ा भी नहीं चाहिए मुझे, लोगो चाहिए तकरीबन 100% का। तो इसको सेव कर लेते हैं अपने पास। ये वेबसाइट को मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूँ, ये ऑनलाइन फोटोशॉप है। अगर कभी आप लोगों के पास फोटोशॉप इंस्टॉल नहीं हो या छोटा सा काम करना हो, उसके लिए आप इतना बड़ा सॉफ्टवेयर बोलो आप, गुस्सा आ रहा होता है मुझे जब वो खुल नहीं रहा होता। तो मैं इस टूल से आगे कर लेता हूँ। बस सिंपली हम यहाँ पर आगे रिप्लेस कर देंगे तो हमारा लोगो की ट्रांसपेरेंसी, मैंने ट्रांसपेरेंसी खत्म की है वो इस वजह से कि मुझे ट्रांसपेरेंसी चाहिए नहीं, ताकि मेरे पास एग्जैक्ट वही विथ हाइट आए क्योंकि मुझे चाहिए। अच्छा,
अगेन मैंने आप लोगों को बॉक्स साइजिंग के बारे में बताया था, मैं बॉक्स साइजिंग भी सेट कर लेता हूँ। सही है। बॉडी है, बॉडी इसी तरीके से बॉडी जो है वो मार्जिन 0, पैडिंग 0, कलर मैं हमेशा सेट कर लेता हूँ। सही है। कोई भी कलर हो आपका, मैं नॉर्मली ब्लैक प्रेफर नहीं करता अगर मेरी अपनी वेबसाइट हो। फॉन्ट साइज 16 पिक्सल, ये मेरे वो ग्लोबल स्टाइल है जो कि मुझे पूरी वेबसाइट पे चाहिए चाहिए। सही है। और इसी तरीके से एंकर है, बाय डिफॉल्ट में एक एंकर को सेट करके रखता हूँ। तो एंकर को भी मैं यही कलर दे देता हूँ। टेक्स्ट डेकोरेशन चाहिए नहीं होता मुझे, मैन कर दिया उसको भी। तो ये मेरे इस तरीके से देख रहे हो आप लोग, ये ग्लोबल स्टाइल्स खुद ब खुद बनते चले यार। फिर स्पेसिफिक कंपोनेंट्स की मैं स्टाइलिंग स्टार्ट करता हूँ। सही है। अगेन डिस्प्ले फ्लैग्स, तो मेरा डिस्प्ले फ्लैग्स इस तरीके से होगा, देख रहे हो। अब आप लोग देखते जाओ, वो सारी प्रॉपर्टीज जो हम पहले इंडिविजुअल पढ़ रहे थे, अब हम उसको अपने लाइव वेबसाइट के ऊपर इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करें। ये हेडर है मेरा, हेडर के बाद ये मेरा नैव सेक्शन है, इसको भी मैं यहाँ पर एंड लिख देता हूँ ताकि कमेंटेड कोड मेरा चलता है। सही है। और ये क्या है भाई, मेरा नैव लिस्ट है। अच्छा, नैव लिस्ट के बाद मैं इसमें यहाँ पे लिस्ट स्टाइल नन, पैडिंग 0, ये मेरा पैडिंग। अच्छा, अब मैं देख रहा हूँ यार ये थोड़ा सा आउट हो रहा है। हेडर है मेरा, हेडर के बाद सही है, सही चल रहा है, बेहतरीन। ओके, अलाइन आइटम सेंटर कर देते हैं। अच्छा, एक प्रैक्टिस और मैं रखता हूँ, जैसे अगर फ्लेक्स से रेलिवेंट प्रॉपर्टीज हैं तो ग्रुपिंग में लाजमी रखता हूँ कि लाइक अगर फ्लेक्स से रिलेटेड प्रॉपर्टी है ना तो वो सारी उन सबको एक तरफ रखना। ये प्रैक्टिसेस फॉलो हैं जो मैं लाजमी करता हूँ। सही। अच्छा अच्छा, सॉरी, अलाइन आइटम सेंटर इधर नहीं, मुझे बेसिकली इधर लगाना है, क्योंकि पेरेंट है ना, तो लोगो और नेविगेशन दोनों को सेंटर में करना है, तो दोनों सेंटर हो गए। और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन दे दें ताकि वो राइट लेफ्ट को हो जाए। सही है। ये लोग अब नेविगेशन इधर चली गई। हेडर को भी कुछ पैडिंग दे देते हैं, लाइक 15% की पैडिंग दे देते हैं, ये आप लोग देख सकते हो। अच्छा भाई, नेव लिस्ट के अंदर मेरा एल है। सही है। और उसके अंदर एंकर है, उसको मैं डिस्प्ले ब्लॉक और कुछ पैडिंग दे दूँ। अच्छा, मैंने यहाँ पे डिस्प्ले ब्लॉक दिया है। मुझे पता है आप लोग भूल गए होंगे, मैं फिर भी याद दिला देता हूँ कि मैंने डिस्प्ले ब्लॉक क्यों दिया है, क्योंकि मुझे पैडिंग देनी थी ना। मैंने आप लोगों को इनलाइन ब्लॉक और वो सब के बारे में बताया था। तो अगर मैं डिस्प्ले ब्लॉक नहीं दूंगा तो वो पैडिंग, याद है ना, इशू कर रहा था, पेरेंट की हाइट खराब कर देता था। अगर मैं अभी यहाँ से डिस्प्ले ब्लॉक नहीं दूँ तो वो देख लो, एल आई की हाइट क्या बन गई, 18 पिक्सल बन गई, जबकि एंकर की कितनी हाइट है, 37। तो ये सब प्रैक्टिस में मेरा इसलिए क्योंकि मुझे पता है एंकर की जो बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होती है वो होती है डिस्प्ले इनलाइन। तो इस वजह से मैंने इसको डिस्प्ले ब्लॉक किया। मैं प्रैक्टिस में हूँ इसलिए मुझे अब आदत ही हो गई है कि जैसी मैं एलिमेंट सेलेक्ट करता हूँ मुझे पता चल जाता है कि मुझे कौन सी प्रॉपर्टी दी। इस वजह से मैंने यहाँ पे डिस्प्ले ब्लॉक उसको दिया, उसकी डिफॉल्ट प्रॉपर्टी को ओवरराइड। सही है। ये कुछ बेसिक सा मेरा लोगो थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, 60 कर देते हैं। आज सिर्फ बेसिक्स में बताएंगे, फिर जब हम कंप्लीट हो जाएंगे। किसी का माइक खुला हुआ है शायद। जब हम कंप्लीट उसमें जाएंगे ना PSG टू HTML, फिर उसके बाद सही से इम्प्लीमेंट करेंगे। सही है। ओके, उसके बाद फिर हम आ जाते हैं इस सेक्शन पे। ये हमारा कंटेंट सेक्शन है। सही है भाई, कंटेंट सेक्शन को यहाँ पे ये हमारा कंटेंट है।
कंटेंट एंड हो गया। अगेन वही डिस्प्ले फ्लेक्स, तो हमारा ये पोर्ट साइड बार और मेन कंटेंट एक तरफ हो गया। फिर हमारा है असाइड। अच्छा आप लोग डायरेक्ट एलिमेंट से भी दे सकते हो, लेकिन अगेन मैंने जैसे शुरू में बताया कि मैं प्रेफर करता हूँ कि भाई क्लासेस बेस्ड काम होना चाहिए, ताकि अगर कोई यहाँ से कल को एलिमेंट का नाम चेंज कर दे तो हमारे पास मसला ना, वहां से उसने एलिमेंट का नाम चेंज कर दिया, चल मेरा भाई स्टाइल ही नहीं उतरे, तो वो एलिमेंट का नाम चेंज कर दो तो उतना इशू आता नहीं। अच्छा भाई असाइड मेरा जो है वो है 30% कर देते हैं और इसको बॉर्डर दे देते हैं 1 पिक्सल का। बॉर्डर क्यों नहीं आया भाई, बताओ जल्दी बताओ, बॉर्डर क्यों नहीं आया इस पर, क्योंकि मैंने उसको कोई कलर ही नहीं दिया हुआ, ये ही नहीं बताया ना सिर्फ बॉर्डर सॉलिड। सो ओके, ये मेरा जो कंटेंट एरिया है इसको मैं कुछ हाइट दे देता हूँ यहाँ पर। मैंने हाइट दे दी है फॉर एग्जांपल 400 पिक्सल, मिनिमम हाइट दे देते हैं। वही खूबसूरत सा, ये मेरा कंटेंट एरिया है। अच्छा अपना कंटेंट एरिया, ये मेरा मेन मेन एरिया। या आप लोग जब रिकॉर्डिंग देखोगे ना तो आप लोगों को थोड़ा सा स्ट्रक्चर के हवाले से बस थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर जब हम पीएचडी टू एचटीएमएल करेंगे ना तो पीएचडी टू एचटीएमएल में आप लोगों को काफी हेल्प होगी इससे, क्योंकि बेसिक हमें पता होगा। अच्छा अब मुझे बताओ भाई, ये कंटेंट एरिया ये देखो इतना आ रहा है, चलो मैं यहाँ से वैसा हटा देता हूँ। मुझे बताओ क्या करना है मुझे, कि मुझे साइड बार 30% रखना है और मेन कंटेंट 70% करना है, मैं क्या करूंगा बताओ, क्या प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा फ्लेक्सी, अभी हमने पढ़ा है मेरे पास। ग्रो किसको देंगे, दोनों को फ्लैश ग्रो दूंगा ना, देखो अब यहाँ पे मैं साइड को अगर फ्लैश ग्रो दे देता हूँ, ग्रो 1, इसी तरीके से मैं यहाँ पर या मेन को भी फ्लैश ग्रो दे देता हूँ, ये दोनों 50-50 हो गए। मुझे साइड बार 30% चाहिए, मेन कंटेंट 70% चाहिए, तो मैं क्या करूँ बताओ मुझे जल्दी से। 2-1, यानी कि आप बोल रहे हो मेन कंटेंट को मैं फ्लेक्स 2 दे दूँ ऐसे। अच्छा टेक्निकली आसिम आपने बात फिर भी सही की है, सही है, उसमें मुझे कोई वो नहीं है। लेकिन अब इसको ना, जब अब मसला पता है क्या आएगा, मसला ये आएगा कि अगर मैं इसको 2 दे देता हूँ, सही है, तो 2 देने पे अगर कोई और कंटेंट आगे पीछे, मतलब कोई और सेक्शन आगे पीछे ऐड हुआ ना, तो वो फिर डायनेमिकली इसको एडजस्ट करना शुरू कर देगा। तो हम प्रैक्टिस ये रखते हैं ऐसे केस में, जब हमारे पास मल्टीपल चिल्ड्रन ना हो, सिर्फ 2 चिल्ड्रन हो या 3 मैक्सिमम हमारे को पता है, या हमें लेआउट बना रहे हो, तो हम ऐसे केस में ना बेसिस या विड्थ से खेल रहे हैं। जैसे अलाइन में ना बेसिस को मैं दे दूं 30%, सही है, इसको मैं 30% दे दूं, इसको 1 दे दूं, सही है। सॉरी कुछ गड़बड़ की है मैंने, क्या गड़बड़ की है भाई जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। फ्लैक्स बेसिस, बेसिस का 70%, सही है। तो उस केस में फिर मुझे वो नहीं देना पड़ता, सब 2-1 या 1-2 इस तरीके से इतना खेलने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधा सीधा बेसिस दे दिया हमने तो मेरा काम हो गया, या फिर दे दो 70% वो कर दो, सही है। अच्छा भाई इसके बाद मेरा फूटर है नीचे शरीफ सा, तो मैं फूटर को यहाँ पर, आज मुझे पता है आप लोगों को मजा नहीं आ रहा होगा सेकंड सेशन में, क्योंकि आज कुछ यूनिक सा हम लोगों ने, सर फिर वो फ्लैग ग्रो 1 को इग्नोर कर
देगा। क्या मतलब आसिम, मैं नहीं समझा। फ्लेक्स ग्रो वन को इग्नोर कर देगा, इस बात को नहीं समझा मैं। इस पे हमने दो प्रॉपर्टीज अप्लाई की हैं, एक फ्लेक्स फ्लो की और दूसरी है फ्लेक्स बेसिस की। अच्छा, फ्लेक्स फ्लो आपने रिमूव कर दी, ठीक हो हटा दिया ना मैंने। ठीक। यहाँ इसको थोड़ा सा फंकी सा बना देते हैं, ब्लैक वाइट और टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अच्छा, ये भी एक शॉर्टकट है, आप लोगों ने शायद नोट नहीं किया, मैं कब से कुछ फनकारियां कर रहा हूँ। CSS में ना, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे डिस्प्ले ब्लॉक लिखना है, सही है, तो मैं क्या करता हूँ, DB लिख के टैब दबा देता हूँ, वो डिस्प्ले ब्लॉक लिख देता है। अभी जैसे मैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर रहा था ना, तो मैं TAC टेक्स्ट अलाइंस है, हाँ एमिट कहते हैं, मैं ये असल में नाम नहीं लेना चाह रहा था। वैसे ये एमिट कहलाता है, सही है। तो TAC लिखूंगा तो ये टेक्स्ट अलाइंस सेंटर पूरा पूरा लिख देगा। बड़ा बड़ा यार अच्छा जबरदस्त टूल है। पहले ये ब्राउजर्स में होता नहीं था, और वो अपना एडिटर्स में होता नहीं था, फिर अब ये एडिटर में लोगों ने इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। बड़ा जबरदस्त टूल है ये। सही है, तो ये हमारा बेसिक सा लेआउट बन गया, आप लोग देख सकते हो। हमारा यहाँ पे लोगो आ रहा है, ये नेविगेशन आ रही है, हमारा साइड बार है, कंटेंट है। अच्छा, आप लोगों का टास्क ये है, मैं आप लोगों को ये जिप फाइल प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोगों का टास्क ये है कि आप लोगों को इसके बीच में ना फिक्स 30 पिक्सल का स्पेस डालना, फिक्स, और नीचे स्क्रॉल नहीं आना चाहिए। ये आप लोगों का चैलेंज होगा, सही है, मैंने करके नहीं दिखाया। आप लोगों को यहाँ पे 30 पिक्सल का गैप डालना है, सही है, परसेंटेज में नहीं होना चाहिए, पिक्सल में होना चाहिए। और इन दोनों के बीच में, साइड बार और मेन कंटेंट के बीच में फिक्स 30 पिक्सल का गैप होना चाहिए, सही। ये आप लोग हमें आज अपने असाइनमेंट में करके देखें, और बाकी तो खैर ठीक है। अच्छा, अब हम ना इसी को रिस्पॉन्सिव करने की कोशिश करते हैं, सही है, कि हम इसको रिस्पॉन्सिव कैसे करें। बेसिक सा रिस्पॉन्सिव करेंगे बिल्कुल, जिसमें आप लोगों को लेआउट का आइडिया हो जाए कि लेआउट किस तरीके से चल रहा है। तो वैसे तो जाहिर है नेविगेशन को कन्वर्ट करने के लिए वो टाइम लगेगा, टॉगल वॉगल बनाना पड़ता है। अभी हम उसको जावास्क्रिप्ट में जब हम जाएंगे ना, जब हम यहाँ पर आएंगे, अपना हमारा लेक्चर कौन सा वाला, इंट्रोडक्शन जेक्यूरी एप्लीकेशन, जेक्यूरी एप्लीकेशन ऑन प्रोजेक्ट पे जब आएंगे ना, और इंट्रोडक्शन टू बूटस्ट्रैप, लेक्चर 9 और 10 में जब आएंगे, तब हम थोड़ा फैंसी सा जब लेआउट बनाएंगे ना, तब उसको, अभी आज हम बिल्कुल बेसिक सा तो CSS मीडिया क्यूरी किस किस का पता है, इसका कुछ आइडिया है CSS मीडिया क्वेरीज के बारे में? कुछ बेसिक सा पढ़ा है आप लोगों ने? मीडिया क्वेरीज के बारे में नहीं पढ़ा आपको? अच्छा, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट के बारे में पता है आप लोगों को? ये तो पता होगा ना, जाहिर है। हाँ, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट भी नहीं पता? रिस्पॉन्सिव वेबसाइट वो होती है, वो वेबसाइट जिसको आप डेस्कटॉप पे खोलो तो वो डेस्कटॉप जैसा लुक देते हैं, और जब आप मोबाइल पे खोलो तो वो मोबाइल जैसा लुक देते हैं, मतलब मोबाइल एप्लीकेशन टाइप का लुक देते हैं, सही है। उसके लिए ना हम यूज करते हैं ये मीडिया क्वेरीज, सही है। इसका सिंटैक्स आप लोग देख लेना, मैं आप लोगों से शेयर भी कर देता हूँ यहाँ ग्रुप में, सही है। मीडिया स्क्रीन मिन विड्थ या मैक्सिमम विड्थ, सही है, इधर मिन विड्थ भी हो सकता है और मैक्स विड्थ भी हो सकता है, मैं जरा इसको पोस्ट कर दूँ, मिन विड्थ और मैक्सिमम, इसको दोनों को पढ़ लेते हैं, सही है। सबसे पहले मैक्सिमम को पढ़ लेते हैं। अच्छा, इन दोनों को पढ़ाने से पहले मैं बता दूं कि मैं प्रेफर करता हूँ मिन विड्थ, उसकी वजह मैं आप लोगों को बाद में बताऊँ, लेकिन पहले अभी मैक्सिमम पढ़ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला 1024, सही है। ये एक अच्छा, आप लोग अपने ब्राउजर में ना ये स्क्रीन देख लो, ये इस पे क्लिक करोगे ना, तो आप लोगों के सामने एक नया लेआउट खुलकर आएगा, एक कुछ यहाँ पे डिवाइसेस बनी हुई नजर आ जाएंगी। तो हम गरीब लोग बेचारे आईपैड खरीद नहीं सकते, तो हम यहाँ से आईपैड ले लेते हैं, सही है, आईपैड चूज कर लेते हैं, और इसको 100% कर देते हैं, ताकि कुछ नजर तो आए भैया, या फिट टू स्क्रीन कर देते हैं। ये देख रहे हो, ये मेरी खूबसूरत सी है,
मैं चाहता हूँ यार मेरे आईपैड के ऊपर ये लेआउट इस तरीके से आए कि हेडर इसी तरह रहे, लेकिन साइड बार जो है ना वो 100% हो जाए और मेन कंटेंट भी मेरा 100% हो जाए, बाकी वैसा ही रहे जैसा नजर आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, अच्छा अब आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पर ये रेजोल्यूशन बता रहे हैं कि आईपैड की रेजोल्यूशन होती है 768 से लेके 1024, सही है। और इसी तरीके से आईपैड है तो ये रोटेट भी होता है यार। हम जो मोबाइल और आईपैड है हम तो उसको किसी भी तरह घुमा देते हैं ना। हम वर्टिकल भी यूजर होते हैं, हॉरिजॉन्टल यूजर भी होते हैं, कुछ लोग आईपैड इस तरह यूज करते हैं, कुछ लोग आईपैड इस तरह यूज करते हैं। तो मैं चाह रहा हूँ आईपैड पे जैसी यूजर आए ना, चाहे वो कोई भी डायरेक्शन में वेबसाइट खोले, तो वो मेरा साइड बार जो है वो 100% हो जाए, मेन कंटेंट भी 100% हो जाए। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ये रेजोल्यूशन बता रहा है 1024। तो मैंने देख लिया आईपैड की रेजोल्यूशन है 1024। तो मैंने एक मीडिया क्वेरी लिखी, मीडिया स्क्रीन मैक्सिमम 1024। फिर मैंने क्या किया, मैंने ये असाइड पकड़ा, कॉमा डाला, मेन पकड़ा, कॉमा डाला, और मैंने फ्लेक्स बेसिस 100% कर दी, सही है। और अच्छा अब देखो बेसिस करा ना तो ये गिरा नहीं, क्यों? क्योंकि मैंने पेरेंट पे ना ये कंटेंट पे डिस्प्ले फ्लैक्स यूज किया। तो मैं जब तक डिस्प्ले फ्लैक्स पे फ्लैक्स रैप नहीं लगाऊंगा, फ्लैक्स रैप रैप नहीं लगाऊंगा तो वो जाहिर है उसको गिरने नहीं देगा ना। तो मैंने क्या बोला, उसको फ्लैक्स रैप। अब ये देखो दोनों 100% है। कैसा है ना मैजिक, सही है। अब मेरा आईपैड पे कोई भी यूज करेगा तो वो 100% आएगा। आप लोगों को यहाँ पे पिक्सल वो बताता है आप लोगों को कि कौन सी डिवाइस का क्या पिक्सल है। अब देखो, अब मैक्सिमम मैंने लगाया ना, तो मैक्सिमम का मतलब ये हुआ कि 1024 से जितनी भी स्क्रीन है, जितनी भी डिवाइसेस है, उन सब पे ये अप्लाई हो रहा है, सही है। अब ये देखो मैं चले जाता हूँ पिक्सल 2 पे, अब ये देखो 100% आ रहा है। इसी तरीके से मैं चले जाता हूँ, गरीब आदमी है वो चले जाता है आईफोन एक्स के ऊपर, सही है। तो आप लोग देख सकते हो कि ये 100% आ रहा है। लेकिन मैं जैसी बड़ी रेजोल्यूशन पे आता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई आ रहा है ऐसा, तो ऐसी डिवाइस आ रही है। अच्छा, अगर कोई ऐसी डिवाइस ना आ रही है ना तो आप लोग यहाँ से भी चेक कर सकते हो, ये देख रहे हो, इन इन डब्बों पे क्लिक करोगे ना तो ये आप अब देखो ये लैपटॉप बता रहा है कि भाई ये लैपटॉप की स्क्रीन है 1440। ये देखो ये लैपटॉप लिखा हुआ आ रहा है सेंटर में, यहाँ पर देखिएगा लैपटॉप लिखा हुआ आएगा जब मैं इसको होल्ड करूँ, सही है। तो लैपटॉप पे देख रहे हो आप 1440 पे क्या हुआ, साइड बार मेरा अब ये वाला हिस्सा चलने लग गया। और जब मैं 1024 पे क्या टैबलेट के ऊपर गया तो ये 100 सही है। क्यों? क्योंकि मैंने बोला भाई मैक्सिमम 1024 के बाद ये सब चलना शुरू, सही है। अच्छा, मिनिमम क्या करता है, मिनिमम रिवर्स चलता है। मैं इधर मिनिमम कर दूंगा ना तो अब क्या होगा, अब आप लोग देखिएगा क्या होगा। अब मिनिमम में क्या होगा कि मिनिमम ये बोलेगा कि 1024 से ऊपर ऊपर चले, सही है। मीडिया वो स्क्रीन जिसकी मिनिमम रेजोल्यूशन 1024 है, वो डिवाइसेस जिसकी मिनिमम रेजोल्यूशन 1024 है उन पर ये स्टाइल अप्लाई कर दो। तो ये अब मिनिमम, अब देखो अगर मैं आईफोन पे आऊं, आईफोन की मिनिमम रेजोल्यूशन 414 है, आईफोन की मिनिमम रेजोल्यूशन 414 है। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या कंडीशन लगाई कि मिनिमम यार 1024 तो हो, सही है। तो अब मैं आईपैड पे आता हूँ, आईपैड पे चलेगा, सही है। आईपैड पे भी वो नहीं चल रहा, लेकिन अब जैसे ही मैं लैपटॉप पे आता हूँ तो मैंने देखा यार मिनिमम इसकी 1024 से ऊपर है, 1440 हो गया ना। तो अब उसने क्या कर दिया, उसको 100% तो मैं जो है वो मिनिमम को नॉर्मली प्रेफर करता हूँ, ताकि मोबाइल के ऊपर ना मैक्सिमम में एक इशू है। मैक्सिमम में इशू क्या है, मैक्सिमम में इशू ये है कि टैबलेट में ना वो ये वाली स्टाइल भी रेंडर करता है, फिर उसके बाद मोबाइल पे जाके ये वाली स्टाइल भी रेंडर करता है। अगर मैं आप लोगों को यहाँ से दिखाऊं ना तो आप लोग देख रहे हो कि फ्लैक्स 30% उठ रहा है, फिर उसको मीडिया क्यूरी की वजह से उसको ओवरराइड कर रहा है 100%। तो ये ऑप्टिमाइजेशन के थोड़े से मसले आते हैं, सही है। इसको हम आगे जाके मजीद डिटेल में पढ़ेंगे
मैं सिर्फ अभी आपको बेसिक सा ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो ये इस तरीके से चीजें चलती हैं। कस्टम जो हम लोग उसको रिस्पॉन्सिव वगैरह कर रहे होते हैं ना, तो हम वो मीडिया क्वेरी के थ्रू कर रहे हैं। तो ये आज हम लोगों ने बिल्कुल बेसिक सा पढ़ा, लेआउट बनाना और HTML CSS इस तरीके से हम लोग करते हैं। हाँ, फोल्डर स्ट्रक्चर क्या होता है, फोल्डर स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हैं। JS का जब हम काम करते हैं तो उसकी फाइल जो है JS के फोल्डर पे। सही है, तो आज के लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। बिल्कुल फहमिदा, यही वजह है। तो वो मीडिया क्वेरी की वजह से आपका जो ब्लॉग है वो अपने आप को एडजस्ट करता है। वो जो आपका ब्लॉग जिस डेवलपर ने बनाया है, तो वो उसने ये सारी सेटिंग की होगी मीडिया क्वेरीज के थ्रू। तो मैं जो अपने पिछले लेक्चर्स में आप लोगों को फ्लेक्स, डायरेक्शन, कॉलम और ये सब बता रहा था ना, अब ये देखो, अब ये आपके सामने बिल्कुल लाइव एक्सपेरिमेंट हुआ है। कहाँ पर किया हमने फ्लेक्स डायरेक्शन वाला काम भाई? ये फ्लेक्स रैप हमें जरूरत पड़ी थी ना। अच्छा, यहाँ पर जरूरी नहीं है फ्लेक्स रैप हो, मैं डायरेक्शन कॉलम से भी उसको वो कर सकता था। सही, लेकिन खैर सबके अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है, तरीकेकार होता तरीकेकार होता है। सही है, तो चलें, आज के लेक्चर का इख्तिताम करते हैं इंशाल्लाह। अगले लेक्चर में हम कोई PhD लेंगे और फिर उस PhD को हम स्लाइसिंग करके और इस तरह HTML CSS में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।